इतना दर्द किस बात का? क्या हो? कैलकुलेटर? क्या कैलकुलेटर? क्या उधर था क्या? अच्छा रिमोट है, तो मैं थोड़ी देर की बात लेता हूँ। ये कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड में, मस्त। लाइट की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, फेयर दिख रहा हूँ। चलो ध्यान दो इधर। अपने टॉट का मतलब क्या होता है? टॉर्टम, लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं उसको? टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। कौन से डैमेजेस होते हैं? लिक्विडेट या अनलिक्विडेट? ए शाउनी, अनलिक्विड डैमेज होते हैं। अन कितना साइलेंट बोला तुमने, ऐसा बोला था लिक्विडेट, तो अन के दिल में बोला था कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और क्राइम और सिविल आता है, क्रिमिनल या सिविल? सिविल। प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट। पब्लिक किसके अंडर आता है? क्राइम के अंडर आता है। ये पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने एक केस पढ़ी थी, अशबी वर्सेस व्हाइट। किसकी केस थी वो? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की थी, अशबी वर्सेस व्हाइट। एंड लेलैंड वर्सेस फ्लेचर, विकैरियस लायबिलिटी थे। इधर हम डैमेजेस कौन से कंसिडर किए जाते हैं? लीगल मतलब कौन से उसमें दो आते हैं, डैमनम इन इंजुरिया, इंजुरियस इन डैमनम। इंजुरियस इन डैमनम कंसिडर किया जाता है। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? मेन सरिया होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, यू बी जस्ट ई बी रेमिडियम, इसका मतलब देयर इज अ राइट, देयर इज अ रेमेडी। उसके बाद रिस्पॉन्डेड एट सुपेरियर, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। फैसिड पर से वो था, जो काम दूसरे के थ्रू करता है वो काम खुद का ही होता है। कभी जानने के बाद पढ़ते नहीं ना, जब एग्जाम आती तभी पढ़ने का। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एक्सेप्शंस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है? विदाउट हैविंग अ गिल्टी माइंड यू आर लायबल फॉर द एक्ट, बट देयर आर सम 5 एक्सेप्शंस। फर्स्ट, नेचुरल यूज ऑफ लैंड, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ ओन डिफॉल्ट, एंड 6 स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। टोटल 6 एक्सेप्शन है अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अरे घर जाने के पढ़ते जाओ, वेदिका तेजी सुनिए स्वामी आगे से पीछे। कौन से 6 थे? विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट मिसिंग एनी सिंगल आइटम। मुझे बताओ 6 एक्सेप्शन कौन थे? तेजी सुनी एंड वेदिका मिल के बताओ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के टोटल 6 एक्सेप्शन बताओ। नीचे देख के नहीं, ऊपर। मैं बेंच के नीचे नहीं बैठा। एक्ट ऑफ गॉड, दोनों है शावनी, तो आप उल्टा कहीं तसत बसुई बता। नेक्स्ट, दोनों मिलके बताओ तेजस्वी मेरी का। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, सेक्टर अथॉरिटी, नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सब मैंने नहीं बताया, मुझे एकदम देनी क्या? दैट आर द 6 एक्सेप्शंस अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, याद रखना। एंड विकैरियस लायबिलिटी क्या होता है? Who is liable in case of master and servant? Master. In case of principal and agent? Principal and agent. चलो, मुझे एक बात बताओ, विकैरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 300। अगर गवर्नर, स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? गवर्नर। गवर्नर कुछ एक्ट करता है तो उसकी लायबिलिटी कौन पे करता है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेट जो भी स्टेट होगा। प्रेसिडेंट अगर कुछ एक्ट करता है तो उसकी लायबिलिटी कौन पे करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाम देखो चेंज होता है, गवर्नर है तो स्टेट, प्रेसिडेंट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करता है लायबिलिटी। दैट इज विकैरियस लायबिलिटी। चलो, अभी कुछ टॉट्स है जो अपन पढ़ने वाले हैं। अंदर सबसे पहले होता है बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है पता है? मैं एक बार मैम को पूछता हूँ आपके नोट्स आए क्या, एक जस्ट वन सेकेंड ना, नहीं तो मैम को बोलते आते थे सेम लिखते हो। मेरे को कल मैम ने लेक्चर नहीं लिया आपका? हाँ मैम, वो नोट्स लाए क्या आपने? ठीक है, फिर आप लेके आते हो, मैथ रहते तो आप आते थे लेके आओ, फिर नीचे आने का मुझे फोन करना, नीचे आता हो फिर। ठीक है, ओके। चलो मैम लेके आ गई, गुड न्यूज।
आई सेव माई 1000 रुपीज 8000 रुपीज। ध्यान दो इधर, अभी ठीक से ध्यान दो सब लोग। बैटरी क्या होता है? बैटरी का मतलब चश्मे वाले नहीं, हम लोग नहीं। बैटरी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स। आप किसी को धक्का देते हो, किसी को पकड़ते हो, उसको धक्का देते हो, लात मारते हो, दैट इज बैटरी। बैटरी का मतलब होता है एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स। असॉल्ट का मतलब क्या होता है पता है? ध्यान दो, तेजस्वी का ध्यान दो। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? असॉल्ट का मतलब होता है उसको असॉल्ट करना, उसकी इज्जत उछालना। नॉट यूजिंग अ फिजिकल फोर्स बट मेंटली हरास करना उसको। दोनों में डिफरेंस है रखना, बैटरी एंड असॉल्ट में। बैटरी में होता है एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स, किसी को धक्का देना, लात मारना, दैट इज बैटरी। उसको परेशान करना मार के, वैसा। बट एक्चुअल टच होना चाहिए, फिजिकल टच इज नेसेसरी इन केस ऑफ बैटरी। इन केस ऑफ असॉल्ट फिजिकल टच इज नॉट नेसेसरी। असॉल्ट में आप मेंटली उसको डिप्रेस करते हो, हरास करते हो, ब्लैकमेल करते हो, दैट इज। व्हाट्सएप पे उसको ब्लैकमेल करते, तू नहीं आई तो देख बात नहीं करूंगी मैं तुझसे, ऐसा हुआ तो देख के फिर तेरी मेरी दोस्ती खत्म, फिर मेरी जिंदगी में फोन मत करना, दैट इज असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है उसको मेंटली हरास करना विदाउट टचिंग, विदाउट फिजिकल टच, दैट इज असॉल्ट। चलो ध्यान दो इधर आएगा। जनरली इसमें जनरली दो टाइप के आते हैं असॉल्ट में, नीचे बताऊंगा मैं, एक्सप्लेन किया है। बॉडी हम मतलब क्या करना पता है क्या? जैसे आपको 3rd डिग्री पता है, पुलिस स्टेशन में 3rd डिग्री देते हैं आपको, कैसे होता है? आप गए थे जेल में कभी? तो क्या होता है जनरली 3rd डिग्री का मतलब, जब भी जाते हो कोई, आप कभी क्राइम करके जाने का जेल में, अगर आप कोई आंसर नहीं दिया तो 3rd डिग्री इतनी खतरनाक होती है कि कभी चूहे डालते और मुंह पे डाल बैग वो बांध देते हैं, या बर्फ पे लिटा देते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे मारते कि आप बैठ नहीं सकते 10 दिन तक, चल भी नहीं सकते, इतना खतरनाक 3rd डिग्री का होता है। ये क्या होता है? बॉडी लिए हार्म होता है, आपके बॉडी को हार्म पहुंचा जाता है बिकॉज ऑफ सम पर्पज। नेक्स्ट होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अभी तो ध्यान देना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अभी ध्यान देना, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? फॉल्स का मतलब होता है गलत। फॉल्स पीछे ध्यान दो बे, फॉल्स का मतलब होता है गलत, एंड इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है सजा। आपको गलत सजा दी जाती है, याद ध्यान दो। आपको पता है लड़की के पास बहुत सारे राइट्स है, फीमेल के पास। इस इंडिया में ऐसा है कि फीमेल के पास बहुत ज्यादा राइट्स है इंस्टेड ऑफ बॉयज। बहुत दुख की बात है ये। और जो लॉ है वो लड़की के साइड से इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए पता है आपको, मेरे घर के, मेरा तब जो दो की कजिन है ना, तो एक बुलेट वाला था हमारे बाजू में रहता था, वो बहुत आवाज करता था। तो मेरी दीदी ने वो क्या किया, उसको लात मारी जोर से उस गाड़ी को, उसकी 4 व्हीलर को। तो उसकी 4 व्हीलर का पत्थर अंदर गया। उस लड़के ने कुछ भी नहीं किया, गुंडा था, बट लड़की थी सामने से, कुछ नहीं। वही मैं मारता तो मेरे साथ झगड़ा होता बहुत, उसका बहाना मारी होती, एडमिट हो जाता हॉस्पिटल में। बट उस लड़की ने मारा, उसको शांत बेटा, उसको पता है लड़की के अगेंस्ट इंडिया में रूल्स बहुत तगड़े हैं भाई साहब। लड़की को अगर अरेस्ट करना है तो बिफोर सनसेट अरेस्ट करना पड़ता है, आफ्टर सनसेट नहीं। आपको तो कहीं से रात को भी उठा के लेके जा सकते हैं। और लेडीज पुलिस है, अपने को ऐसा है क्या? अपने को लेडीज भी उठा के लेके जा सकती है, उनको रेसिपी लेडीज ही उठा के लेके जा सकती है। और बिफोर सनसेट 24 आवर्स के साथ मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है उनको। हाँ, रात में नहीं रख सकते, आपको एक्सपीरियंस जाके आई हो। क्राइम करने के पहले लोगों को ऐसा पता होता है तब क्राइम होते हैं, ये इट इज इंडिकेशन ऑफ सम क्राइम। तो जनरली देखा जाए तो इंडिया में क्या होता है कि कभी कभी गलत सजा में फंसा देते हैं। आपको पता है इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना अंदर फंसे हुए बिकॉज ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? टू फाइल ए केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट एनी रीजन। ऐसी फॉर एग्जाम्पल वेदिका ने बोला, अरे मेरे पास टाइम है, ऐसे टाइम पास है, मेरे पास टाइम है, तो मैं सर को फंसा देती जेल में। तो वेदिका ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दी, मुझे पुलिस उठा के लेके गई और जेल में रखा। अब मुझे एक बात बताओ, विदाउट एनी लॉफुल रीजन उसकी वजह से मुझे इम्प्रिजनमेंट हुई, सजा हुई, दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। उसे कहते हैं गलत सजा देना। कहीं तो ऊपर लिख लो यहाँ पे, गलत सजा। ठीक है,
आपको फिर 4 वॉल के अंदर मतलब रखा जाता है, फिर जेल के अंदर रखो 3-4 दिन, आपकी प्राइवेसी, आपकी इज्जत चली जाती है। यही उसका इंटेंशन है सामने वाले का, कि सामने वाले की इंटेंशन जानी चाहिए, सब कुछ जाना चाहिए उसका। आपको पता है इंडिया में से बहुत बताता है, ये धनंजय मुंडे पता है? तो धनंजय मुंडे अपना सामाजिक न्याय मंत्री है सोशल में, तो उसकी ना दूसरी वाइफ है, इलीगल वाइफ, जिससे शादी नहीं है बट ऐसा है, तो उसका शायद कुछ रिलेशनशिप बिगड़ा होगा। उसने सीधा क्लेम किया था कि धनंजय मुंडे ने ऐसा ऐसा ब्लैकमेल। अब बिलीव नहीं करोगे, अगर उसको अरेस्ट हो जाएगी, अरेस्ट करना पड़ेगा, तो वो अरेस्ट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। दैट इज फॉल्स इम्प्रूवमेंट विदाउट हैविंग एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो कभी कभी आप क्या करते हो कि विदाउट लॉफुल आप जस्टिफिकेशन किसी को भी अरेस्ट कर देते हो, और इंडिया में ऐसे बहुत बार होता है, बहुत बार, बहुत। इसलिए ना लड़की के साइड से कानून बहुत अच्छा है, इसलिए कोई पंगा नहीं लेता लड़की के सामने, कभी नहीं। मैं तो एडवोकेट होकर भी नहीं बोलता लड़की नहीं, एक चाटा मार लड़की ने मारा तो भी थैंक यू सो मच बहन जी, 10 चाटे मार रिकॉर्ड करो, मैं फेमस हो जाऊंगा, बट एक चाटा मेरे हाथ से नहीं आएगा। हाँ अगर 20-30 चाटे मार तो एक मांगूंगा मैं, जस्टिफिकेशन मिलेगा, लड़की ने 30 चाटे मारे तो कोर्ट भी प्रूव हो सकता है। एक चाटे में एक चाटा मांगो बेहोश हो गई, तो देखो लड़के को कुछ है कि बेशरम में एक चाटा मार देते जैसे लड़की बेहोश हो गई, और उसने जो मुझे चाटा मारा उसका कोई नहीं, मैं बेहोश नहीं हुआ, उसका तो मैंने होना चाहिए था बेहोश। इंडिया में ऐसा ही होता है जनरली। इसी तो लड़की क्या करती है इमीडिएट केस, मेरा मंगलसूत्र ले लिया उसने चुरा के, मेरी चेन चुरा गई, मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मेरी साड़ी फाड़ दी, ये फाड़ दी, सब डाल देते उसके ऊपर सेक्शंस। मतलब गलती से अगर एक लड़कियां है कि अगर बहस भी की ना एक औरत के साथ तो वैसी, तो ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है लड़की डाल देती, उसने मेरी साड़ी फाड़ी, उसने मेरा मंगलसूत्र के चोरी की, ये किया वो किया, बाप ये कब किया मैंने, अपने कुछ नहीं समझता ये कब हुआ, और इतना तुम्हारे में क्या है कि तुम्हारे ऊपर में इतना यही सब, मतलब भगवान जाने जान लो। बट ये इंडिया में गलत है, कुछ लड़कियां आपको होना चाहिए राइट, वो अच्छी है, बट कुछ कुछ फ्यूज जो होती है ना नाम खराब करती है, बाकी सब अच्छी है लड़कियां। वी ऑलवेज रिस्पेक्ट द गर्ल्स, मैं तो हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, घर से पहले निकलने की हाथ जोड़ता हूँ। चलो नेक्स्ट होता है malicious प्रोसिक्यूशन। अब ध्यान दो, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है सूट फाइल करना, malicious का मतलब होता है विदाउट एनी रीजन। पहला था जेल के अंडर डालना, गलत सवाल लेना, पहला था दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। दूसरा है malicious प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब गलत केस फाइल करना किसी के अगेंस्ट जानबूझ के, और उसको पता है कि रिजल्ट सामने वाले के फेवर में आने वाला, बट स्टिल केस फाइल करने का, और ये रिजल्ट हमेशा डिफेंडेंट के फेवर में आता है, क्योंकि प्लेंटिफ को पता होता है अपन जो केस फाइल कर रहे हैं उसमें कोई रीजन ही नहीं है, जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए, ऐसी केस फाइल करने के, नाम खराब होने के लिए उसकी चीज का। तो इसलिए इंडिया में से बहुत किया जाता है, उसे malicious प्रोसिक्यूशन कहते हैं। देखो क्या लिखा, देयर मस्ट बी हैव अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडर, प्लेंटिफ फाइल करता है, वांट ऑफ रीजनेबल प्रोबेबल कॉज, यहाँ पे कुछ कॉज भी नहीं होता, विदाउट एनी कॉज ये केस फाइल करते हैं, एंड डिफेंडर मस्ट हैव एक्टेड maliciously with an improper motive and not to further the end of justice। यहाँ पे उसको एंड नहीं करने का, केस के ऊपर चाहिए तो उसको वही चाहिए, बस इसको फंसाना है अंदर। The plaintiff must have suffered damages as a result of prosecution। plaintiff को क्या होना चाहिए, suffered होने चाहिए damages। अब यहाँ पे plaintiff क्यों बोल रहा है पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि plaintiff must have suffered as a damages। अभी ध्यान दो, आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल की, बट जनरली मैंने फाइल करना चाहिए था, क्योंकि आपकी वजह से मुझे दुख हुआ है ना, तो मेरी जगह पे आप लोग फाइल करते हो, डिफेंडेंट ही केस फाइल करता है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट केस फाइल करता है, सजा किसको भुगतनी पड़ती है, प्लेंटिफ को, इसलिए प्लेंटिफ सब पैसा देता है, सब कुछ उसको सजा भुगतनी पड़ती है, वही लिखा है। द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के फेवर में आ जाता है। जनरली मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं, मेरे घर के नीचे ना उधर चोरी हुई थी, तो जो चोर था वो एक्चुअली लड़की थी, ऐसी थी वो, तो ऐसी मतलब नॉर्मल वाली, कोई ये लेक्चर्स रिकॉर्ड होता है यूट्यूब पे जाते हैं तो कोई लोग वायरल कर देंगे, देखो लड़की के अगेंस्ट, और ऑलवेज रिस्पेक्ट गर्ल्स। तो हमारे यहाँ पे एक लड़की थी, तो उस लड़की ने चोरी करने का ट्राई किया था, तो उसको पकड़ा एक लड़के ने कि तू चोरी कर दिया ऐसा ऐसा। अब पुलिस उसको पकड़ा, 2-3 थप्पड़ मारे उसको ऐसा वैसा, तो बोले पुलिस स्टेशन में जाके, और पहचान वाली थी, तो ये जाने वाले थे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए, ये प्लेंटिफ। इनके पहले वो लड़की पुलिस स्टेशन में थी, इसने मेरा ऊपर हाथ उठाया, इसने मेरे को जबरदस्त करने की कोशिश की, जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरा गले की चेन खींचने की कोशिश की, मतलब प्लेंटिफ के बगैर डिफेंडेंट को पुलिस स्टेशन में केस फाइल करने के लिए। आप सोचो, इसे कहते हैं malicious prosecution विदाउट एनी इंटेंशन, और ये केस हमेशा प्लेंटिफ के फेवर में ही लगती है, बट डिफेंडेंट का ये इंटेंशन होता है केस को चलने दो, 2 साल 3 साल 5 साल उसको भुगतने दो सजा, क्योंकि एक बार आपका नाम गया ना खत्म, फिर आप जिंदगी में सजा भुगत सकते हो। मेरे जो रिलेटिव्स है
तो उनका ना मेरे रिलेटिव की एक लड़का है, तो उस लड़के का 8 साल रिलेशनशिप था एक लड़के के साथ। वो लोनावला साइड रहते हैं, तो उसका 8 साल एक ही कास्ट में दोनों, तो उनका 8 साल रिलेशनशिप में थे दोनों। तो 8 साल के बाद उनको जमा नहीं, शादी नहीं हुई, कुछ पत्रिका गुण वो नहीं जमे, 36 कुछ गुण होते शायद, वो नहीं जमे उनके। अपने एरिया में बहुत चलता है पत्रिका, देखो देखो, वैसे मैं दिखता नहीं, सीधा फाइनल किया, मस्ती का वजह ऑनलाइन है। तो फिर उन्होंने शादी कैंसिल हुई, सब कुछ हो, फिर लड़का लड़का अपना, लड़की लड़के उसके रास्ते। लड़के की शादी हो जाती है और लड़के के नसीब में एक पीने वाला हस्बैंड आ जाता है, ठीक है। तो 3-4 साल के बाद लड़की फोन करती है इसको वापस, इसकी शादी नहीं हुई लड़के की। 3-4 साल के बाद लड़की का फोन आता है उस लड़की को, और लड़का बोलता है इतने दिन के बाद कैसे फोन, 4 साल के बाद। तो लड़का उठा लेता है क्यूरियोसिटी की, क्या बात है बाबा, इतने दिन कैसे याद आई हमारी, हम लड़के होते ही होते ना, पिघल जाते। तो उसने फोन उठाया तो बोला क्या है, उसने बोला ऐसा 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 है, ठीक है, बोला ओके। और ये बात उसके हस्बैंड को पता चल गई, तो उसके हस्बैंड ने बहुत मारा उसको, और उसको लेके गए पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में लेके गया और केस फाइल की, रेप की केस फाइल की उस लड़की के अगेंस्ट। और आपको बताना कि ये कहने का इतना दुख हो रहा है, उसी दिन रात को पुलिस आई, उसको घर से उठा के लेके गई। आप देखो सोसाइटी के सामने उसका क्या इंप्रेशन हुआ होगा जब कोई पुलिस आती है उसको घर से उठा के लेके जाती है। कुछ भी नहीं, एक फोन उठाया था, उसी के प्रूफ की वजह से बोला रेप हुआ इसका। और बाद में उस हस्बैंड ने फोन किया इनके घर पे इस लड़के के, बोला मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मैं केस वापस लेता हूँ। पीने वाला था, तो उन्होंने 50,000 दिए, वापस उसके वाइफ को लेके गया, केस वापस ली और छोड़ दिया लड़के को। वापस 1-1.5 साल के बाद ऐसे इंसिडेंट हुआ, वापस किसी नए नंबर से उस लड़की ने फोन किया, अब नए नंबर से इसने उठा लिया, बात की उसने रख दी, वापस उसका हस्बैंड को पता चल गया, वापस कोर्ट में उसको पैसे के लिए कर रहा था सब चीजें, वापस कोर्ट में केस फाइल की, अब लड़के को वापस उठा के लेके गए, अभी हियरिंग चालू है उनकी। ये ऐसा होता है, मालोसियस प्रोसिक्यूशन होती है विदाउट एनी इंटेंशन। बेचारे लड़के को कितना सफर करना पड़ा, आप सोचो उसकी इज्जत कितनी गई होगी। अब उसको लड़की मिलेगी उसके समाज में, आपको समाज से आपको ऐसे पुलिस उठा के लेके जाती है, भले वो बात की बात है, सही है गलत है, कौन इसमें गलत है कौन सही, वो कोर्ट में प्रूफ होगा। बट अपनी इंडिया में ऐसा होता है, सोसाइटी पहले डिसाइड करती है कि ये क्रिमिनल है। अपने यहाँ पे एडवोकेट को उसको बाद में मिलता है, पहले अपने डिसाइड करते हैं, अपनी एडवोकेट अपनी जज है कि ये क्रिमिनल है, पुलिस ने उठा मतलब गलत हुआ होगा। ये इंडिया में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक लेके नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नोटिस देनी चाहिए। पर अपने इंडिया में वैसा नहीं होता, उठा के लेके जाते, इतनी इज्जत हो जाती है, इसे मालोसियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं। छोड़ो, इसलिए मैं थोड़ा डर के रहता हूँ लड़कियों से। छोड़ो हम दो। मैं आजकल तो HDFC बैंक से भी फोन आता ना, आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड चाहिए तो नहीं, थैंक यू सो मच बहन जी। मैं किसी से भी आजकल लड़कियों से, मुझे इतना जो मेरे को अभी नहीं हुआ है, वैसे लेटेस्ट इंसिडेंट है, तो मैं बहुत डर गया। अच्छी खासी जिंदगी कभी भी 1 सेकंड में बर्बाद हो सकती है आपकी इज्जत सिर्फ एक लड़की की वजह से। तो याद रखना हमेशा लड़कों, खास लड़कों के लिए भी ऐसा रहने का भाई सब नहीं, इन मैटर में जाने का नहीं, कोई लड़की का मैटर तो दूसरी अपनी बहन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो नेक्स्ट है नर्वस शॉक, जो अभी मुझे लगा है। नर्वस शॉक का मतलब क्या होता है, बाय स्टिक और बुलेट। कोई लोग बुलेट बंदूक से गोली मारते हैं ना, दैट इज नर्वस शॉक बैठता है किसी को। आपको पता है पहले क्या किया जाता है, जब भी कोई भी जो क्राइम करता है वो अगर आपको विटनेस नहीं देता है तो क्या किया जाता है, पहले जमाने में बंदूक की गोली मारते थे, और उसको नहीं मारते, उसके नजदीक से मारते थे, उसको ऐसे शॉक बैठता था कि नेक्स्ट गोली तेरे को मारने वाले। अब ये क्यों कहते थे नर्वस शॉक। जब आपको नर्वस शॉक बैठेगा ना तो आपके पास जो भी चीजें सब बाहर आएगी, तो इसलिए नर्वस शॉक बहुत टाइम देते हैं। और कुछ चीजें होते हैं ना विदाउट एनी इंटेंशन नर्वस शॉक देते हैं। मेरे जो घर के बाजू में एक लेडीज रहती ना, तो उसके हस्बैंड है, इतना उसको मतलब मारता है पिटता है, इतना उसको पता है पैरालाइज हो गया उसकी औरत को, इसकी वजह से, इस इंसान की वजह से इतना मारता है, दारू पीता है, गाली देता है, उसको शॉक बैठ गया ना, बस इतना डर बैठा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा ट्रीटमेंट दिया, इतना फिजिकल फोर्स अप्लाई किया, तो उसको पैरालाइज आ गया, दैट इज नर्वस शॉक। तो ये भी थॉट के अंडर आता है नर्वस शॉक करके। चलो नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी की इज्जत उछालना। इसमें 2 टाइप्स आते हैं डिफेमेशन में। एक आता है आपका, 2 टाइप के आता है जनरली, एक आता है स्लैंडर एंड एक आता है लिबेल। स्लैंडर का मतलब होता है मुंह से निकल जाना, स्लैंडर होता है टेम्पररी पर्पज के लिए, मुंह से निकल जाना, इट इज अ टेम्पररी फॉर्म। लिबेल का मतलब होता है रिटर्न फॉर्म, परमानेंट फॉर्म। जैसे मैंने किसी को कह दिया कुत्ती कमीनी सोए की औलाद, एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं खुद को ही कहूंगा, कुत्ती कमीनी सोए की औलाद,
ये है आपका स्लैंडर। स्लैंडर मतलब इट इज अ ओवल फॉर्म, इट इज अ टेम्पररी फॉर्म, किसी की इज्जत उछालना, लिख के उसको भेजना, दैट इज लिबल कहते हैं, LIBL। लिबल का मतलब होता है परमानेंट फॉर्म। और याद रखना दोनों में आपको सजा होती है अंडर सेक्शन 499। कभी आपके दोस्त या किसी लड़की ने कहा आपको व्हाट्सएप पे, तो उसको बोलने का अंडर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन टॉर्ट एक्ट यू आर लायबल फॉर द पनिशमेंट इफ यू आर यूजिंग एनी वर्ड्स विच इज ऑफेंसिव अगेंस्ट मी। तो याद रखना सेक्शन 499 दोनों आते हैं डिफेमेशन में। फेसबुक भी आता है उसके अंडर, फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ आता है। जहां पे भी आप गलत लिखोगे यू आर लायबल अंडर द लिबल। या मुंह से कह देते हो, उसे मुंह से कह दो, प्रूफ क्या है, वो कोर्ट के अंदर प्रूफ होता है, कैसे प्रूव करना है आपको, उसके लिए आपको बेस बनाना पड़ता है। ये कोर्ट में सब कुछ चलता है, एडवोकेट पैसा इसलिए लेता है, उसको सब माहौल बनाना पड़ता है कि क्या ऐसा क्यों किया इसने। तो यार ना अपन गलती से भी किसी के पास कहते हो आप ऐसी चीजें गलत गलत, और उसके पास अगर स्क्रीनशॉट है देन आपको सजा हो सकती है। मेक श्योर दैट आप जिसको गाली दे रहे हो वो उतना ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, उतने तक भूल जाना चाहिए उसने, ना तो उसने याद रखा और उसके आपको लगा कि इसके आगे देखता हूँ मैं अभी, तो गए आप काम से। फिर इसकी सजा बहुत डेंजर मिलती है, किसी की इज्जत उछलना। आपको पता है ये किरीट सोमैया बीजेपी का है, तो उसने ना किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट क्लेम किया था ये भ्रष्टाचार किया उसने, करप्शन किया। उस मिनिस्टर ने 10 करोड़ रुपए का डिफेमेशन की केस फाइल किया, मुझे इससे 10 करोड़ रुपए चाहिए, इसकी वजह से मेरी इज्जत मार्केट में डाउन हो गई। तब कभी जाकर आप किसी के अगेंस्ट ऐसा गलत लिखते हो ना, वो इंसान आपके अगेंस्ट डिफेमेशन की केस फाइल कर सकता है और आपसे पैसा भी ले सकता है कि आपकी वजह से मेरी मार्केट में इज्जत जा चुकी है। आपकी कितनी इज्जत है कोर्ट डिसाइड करेगा मार्केट में, 10 लाख 10 रुपए 50 रुपए वो कोर्ट डिसाइड करेगा। चलो, तो एक आता है स्लैंडर विच इज टेम्पररी फॉर्म एंड एक आता है लिबल दैट इज परमानेंट फॉर्म। तो लास्ट अभी रेमेडीज पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा, एक आता है जुडिशियल, एक आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। अभी ध्यान दो, जो कोर्ट देता है ना आपको रेमेडीज दैट इज जुडिशियल, एंड जो आप खुद ही यूटिलाइज करते हो दैट इज क्वासी जुडिशियल। इधर ध्यान देना, एक्स्ट्रा जुडिशियल। मेरे घर पे चोर आया तो आप क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे सीधा भागते, तो बैठ चोरी कर मैं जाता हूं कोर्ट में, आप उसको क्या करोगे, डिफेंड करोगे, यस और नो। तो आप डिफेंड करोगे दैट इज योर एक्स्ट्रा जुडिशियल, आपको कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, डिफेंस इज एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो ऐसे कोर्ट के अंदर दो रेमेडीज होती है, एक होती है जुडिशियल मतलब कोर्ट के थ्रू मिलती है, एंड दूसरी होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल जो आप खुद यूटिलाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा खेत है, मेरे खेत में कोई भैंस आके चलने लगी पूरा खेत, तो अब मैंने क्या किया, उस भैंस को पकड़ के रखा जब तक मुझे इसका पैसा नहीं मिलता। तो दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। आप कोर्ट के पास नहीं गए, कोर्ट के पास अगर जो रेमेडीज मिलती है उसे जुडिशियल कहते हैं, एंड जो कोर्ट नहीं देता आप खुद यूटिलाइज करते हो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कहते हैं। ये डिफरेंस है तो वेदिका मुझे बता, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल में कोर्ट किस में आपको रेमेडीज देता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल में या जुडिशियल में? एक्स्ट्रा जुडिशियल में कोर्ट आपको मदद देता है, रेमेडीज देता है, है ना, है ना? क्यों नहीं? मुझे पूछ रहे कि बता दे। आपका जवाब एकदम सही है। आगे तो पहले क्यों गलती की विधि का तुमने, मैं 2 बार छिल जाऊंगा, आपको ध्यान ही नहीं। जुडिशियल रेमेडी मतलब जो कोर्ट आपको हेल्प देता है, रेमेडीज देता है, उसे जुडिशियल रेमेडी कहते हैं। स्वामी तुमने भी गलत दिया था, हाँ बोला सही है। जो आप खुद से मदद करते हो खुद को, दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, जिसके पास कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एग्जाम में सिर्फ जुडिशियल याद रखना, बाकी छोड़ के सब एक्स्ट्रा जुडिशियल है। ये आपको सब 3 है। सबसे पहले फर्स्ट डैमेजेस। अभी ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो। जैसे डिफेमेशन के अंदर मेरी इज्जत कम हो गई, आपने कुछ गलत लिखा, तो मेरी जो इज्जत कम हो गई, मैंने 50 लाख रुपए आपसे डैमेजेस मांगे, तो ये कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करता है। तो डैमेजेस कौन देता है आपने को? कोर्ट। तो फर्स्ट जुडिशियल रेमेडी क्या है? डैमेजेस, जो कोर्ट देता है। सेकंड होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जो डॉक्टर देता है वो या नहीं। ध्यान देना, अभी ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, मैं कहता हूं मैं इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया मैंने, वेदिका कहती है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं कहता नहीं मेरी है, वो कहते नहीं मेरी है, तो मेरा कंस्ट्रक्शन चालू है। तो वेदिका क्या कहती है, कोर्ट में जाती है और कहती है कि मुझे इंजंक्शन चाहिए। इंजंक्शन का मतलब होता है इमीडिएट सॉल्यूशन। तो कोर्ट कहता है इंजंक्शन स्टॉप। ना ही अक्षय इस पे काम करेगा, ना ही वेदिका इस पे काम करेगी, जब तक रिजल्ट नहीं आता
जब तक केस का रिजल्ट नहीं आएगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी नहीं काम करेगा। इसका मतलब जैसे थे वैसे ही हो, ना ही अक्षय इस प्रॉपर्टी में आएगा ना ही वेदिका इस प्रॉपर्टी में आएगी। उसका मतलब होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टॉप, जैसे ही वैसे ही हो जब तक रिजल्ट नहीं आता। अगर रिजल्ट मेरे फेवर में आया तो मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, अगर मेरे फेवर में नहीं आया तो वेदिका कंस्ट्रक्शन करेगी। डिपेंड करता है किसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है, उसे कहते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन इज अ इमीडिएट सॉल्यूशन विच इज टेम्पररी, सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे होता है। तो पहला था डैमेजेस, इंजंक्शन के बाजू में लिखो शायद इट इज अ इमीडिएट सॉल्यूशन, इट इज अ इमीडिएट सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में लिखना है टेम्पररी। लिखा आप लोगों ने? तो पहला था डैमेजेस, सेकेंड है इंजंक्शन, थर्ड is specific restitution of property. A person may be asked to restore a property under the specific restitution of property. अभी ध्यान दो, मेरी प्रॉपर्टी वेदिका ने ले ली, ठीक है? अभी वेदिका से प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आएगी, दैट इज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब वापस रिस्टोर करना। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है, लिखो रिस्टोर। रिस्टोर मतलब वापस अपने पास आना। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है, यहां पर लिखा है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर करना प्रॉपर्टी। अभी मेरी प्रॉपर्टी वेदिका ने ली है, ठीक है? अब मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। कोर्ट जैसे ही अलाउड करेगा तब आपकी प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी? मेरे पास वापस आ जाएगी। उसे कहते हैं स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये तीन चीजें सिर्फ किसके अंदर थी? कोर्ट। एग्जाम में याद रखना, ये सिर्फ तीन को याद रखना, ये छोड़ के बाकी सब आपको खुद को रेमेडीज मिलेगी, खुद यूटिलाइज करना, खुद की पावर। तो कोर्ट से तीन रेमेडी मिलती है। पहला डैमेजेस, दूसरा एंड तीसरा स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये तीन याद रखना कोर्ट से। ये छोड़ के बाकी सब एक्स्ट्रा जुडिशियल है जो कोर्ट नहीं देता। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल बहुत ज्यादा है तो याद करने की जरूरत नहीं। जुडिशियल तीन याद रखो, बाकी छोड़ के सब क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल। देखो एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या होता है? पहले सेल्फ डिफेंस। हमारे मैं जहां पे रहता हूँ नगर में, वहां पे इतने लोग खतरनाक है। मालवाड़ा मंदिर जहां पे मैं रहता हूँ सब गुंडा है, मतलब गुंडा मतलब वहां पे चोरी नहीं होती भाई साहब। मैं जिस एरिया में रहता हूँ नगर में, अहमदनगर में, तो उस एरिया में इतने खतरनाक लोग रहते हैं, मतलब वहां पे झगड़ा करने के एरिया इतना एक हो जाता ना। मेरे घर के सामने ना मेडिकल वाला था, तो उसके यहाँ पे ना कोई एक बंदा टैबलेट लेने आया था, बेहोश करने की टैबलेट लेने आया था, तो उसने नहीं लिया, तो वो झगड़ा उन दोनों के बीच में। तो वो लड़का गया, बहुत सारे बंदे को लेके आया, कम से कम 3-4 टेम्पो आए, और एक टेम्पो में सिर्फ हॉकी स्टिक और बहुत सारे बैट बिट थे, और आगे के 3 टेम्पो में बहुत सारे लोग थे। जैसे गाड़ी रुकी, सब आज लोगों को पता चल गया है झगड़ा होने वाला है। तो जैसे वो गुट गई, हमारे जीवों ने इतना धोया उनको, सब शॉप वाले हाथ यूज। और हमने क्या किया उस टाइम में, बच्चा तो थोड़ा, तो मैंने वो बैट उठा के घर लेके जा क्रिकेट खेलने के लिए। तो हमने हॉकी स्टिक बैट सब घर पे लेके आया। मैं इतनी मेरे पास बैट हो गई थी, उसमें 10-10 बैट चुरा के लेके आया था। हॉकी स्टिक तो मेरे पास 5 है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे यहाँ पे इतना मतलब एक हो जाते हैं लोग, क्या कुछ ऐसा हो जाता है पूरा एक हो जाता है, छोड़ते ही नहीं बाहर को। तो इतना मारा हमने, भाग भाग के मारे थे हम उनको। मैं तो इतना बच्चा भी मारा था, मैं कहीं फेंक के मारा इसको, तो पत्थर में आपने कौन पकड़ने वाला, माइनर को क्या उनको इतने मार गए थे उस टाइम पे। क्योंकि सेल्फ डिफेंस करना आपके पास राइट है। आपको सामने अगर मर्डर कर दोगे तो क्या फायदा मरने के बाद? तो उसके पहले आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, खुद का डिफेंस। और डिफेंस इतना ही होना चाहिए कि सामने की डेथ नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें आप में फर्क नहीं होगा, आप दोनों क्रिमिनल हो। वो अगर आपको मर्डर करने आता, आपने उसका भी मर्डर कर दिया, तो आप दोनों सेम हो, आपको भी फांसी होगी, उसको भी होगी, भाई आप तो मर ही जाओगे, वो तो वैसे ही मरा है। तो सेल्फ डिफेंस तब तक ही मिलता है जब तक आप उसको सिर्फ डिफेंड कर पाओगे। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मारना है मेरे को उसको, ये चीज याद रखना। तो हमने क्या किया था, एक बार चोर आया था हमारे यहाँ पे नीचे, हमारे घर के बाजू में। तो हमारे यहाँ पे जो चोर आया था ना, उसने कुछ तो चुराने वाला था, बट हमारे यहाँ पे लोग 3 बजे उठते, मेरे पापा 3 बजे उठते, 3-3:30। हमारे यहाँ पे पानी 3:45 बजे आ जाता, तो मेरे पापा 3-3-3 तक रास्ते पे आ जाते, ऐसे टावल पे आते, कुछ नहीं ऐसा नहीं है, टावल पे आते, बनियान होती है, और रास्ते पे आते 3:15 को 3:30 को। सामने से 1-2 आता है, 1-2 कॉर्नर के ऐसे आते, उनके बुढ़े उनको नींद नहीं आती, 3-3:30 को गप्पा आते, बस क्या करने का, पानी छोड़ने का, ऐसा ऐसा, तो क्या बस। तो इनका ऐसे ही मिल गया उनको, तो देखा कि कोई वो ना इसमें बैठा है कोई इंसान, तो इनको डाउट आया कोई तो है चोर। अब ये सब टाइल में था जितने भी बुड्ढे आते, मेरे पापा भी है उसमें। तो वो उठा, वहां से नहीं देखा,
ये 3-4 लोग बैठ के उसके पीछे भागे, चोर के पीछे भागे सब लोग पूरे रास्ते में, और जो उसको पकड़ा और लेके आया, इतना मार रहे थे, इतना मार रहे थे, आप बिल्ली को इतना मारा उसने, उसके बाद चोरी छोड़ दी होंगी कि आज के बाद जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा, ऐसी जगह पे मारे उन्होंने। एक बार मेरी गाड़ी, मेरे पापा की गाड़ी चोरी हो गई थी, कैरेज टीवीएस स्टार थी, उसमें कैरेज होता था साइड में दूध की, तो मेरे पापा 3:15 बजे उठते थे, और हमारे यहाँ पे जनरल लोग 11-12 बजे तक, जो बच्चे वो यंग बच्चे 1 बजे तक गेम खेलते बैठते हैं, 3-3:15 तक बुड्ढे उठ जाते हैं, ऐसा बीच में 1 घंटे का गैप मिलता है जिसमें चोरी हो सकती है। तो उसी टाइम में हमारी गाड़ी गायब घर से नीचे, 3:15 बजे पापा का फोन ऊपर, अक्षय क्या हुआ, बोले अपनी गाड़ी गायब नीचे से। मैंने कहा पापा क्या हुआ, और पापा इतने कॉन्फिडेंट लगते कि हैंडल लॉक भी नहीं करते थे, और नसीब इतना अच्छा कि उसको पेट्रोल लॉक था। तो हम डर गए, गाड़ी नहीं ली थी, मैंने कहा क्या होगा कैसे होगा। फिर हम गए 9 बजे गए पुलिस स्टेशन में, और 9 बजे सुबह जब पुलिस स्टेशन में गई तो वही चोर वही पे था, और गाड़ी भी वहीं पे थी, पुलिस स्टेशन में लगाई हुई थी। मैं तो गाड़ी ऐसे कैसे आई, उन्होंने बताया एक वॉचमैन वहां पे था, तो ये पेट्रोल खत्म हो गया क्योंकि पेट्रोल लॉक था, जितनी तक गाड़ी जाएगी उतनी जाएगी, उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी इतनी हेवी थी कि कैरेज भी थे साइड में, तो उसको धक्का मारने में इतना पोजिशन आ गई कि इतना कौन गाड़ी हेवी लेके जाता है। तो वॉचमैन को डाउट आया, तो वॉचमैन पुलिस को फोन किया, उसको लेके गए। आप बिलीव नहीं करोगे, उस चोर से मैंने पूरा इंजन गाड़ी का चेंज कर दिया पैसे का, उससे मैंने 10,000 रुपए दिए। गाड़ी का कोई जरूरत नहीं थी, हमने बोला पुलिस स्टेशन में कि हमारा इंजन इसने चुराया है गाड़ी का, और पुलिस वाले हमारा पहचान हो गया था, तो केस डाल दी, पूरा इंजन उससे 10,000 का चेंज कर दिया, 10,000 का पूरा इंजन नया डाल दिया। हाँ तो गाड़ी मिली, उसके साथ नया इंजन भी मिला, चोर से हमने चोरी की, ऐसा वजह नहीं। वो चोर ने सोचा वापस में कुछ चोरी नहीं करने की जिसमें मुझे 10,000 देना पड़ा। मैंने कहा इसको 100 दो 10,000 तो इंजन बैठा के देना है। हाँ मैम बोलो। अच्छा ठीक ठीक है। फीस कितने हैं? 30,000 40। ओके, यानी टाइम क्या होगा उसका? और ख़त्म कब होता है, कितने घंटे की होती है? ओके ठीक है, बता ठीक ठीक है चलेगा। ओके ओके चलो, तो सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जिंदगी में सेल्फ डिफेंस यूज करो पहला। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी एंटर करना, तो मेरे पास राइट है, मैं किसी को प्रिवेंशन कर सकता हूँ, मत है मेरी प्रॉपर्टी पे, ये आपके पास राइट्स है, इसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। आपकी प्रॉपर्टी कोई आ रहा है, वेदिका मेरी, ये क्लासरूम में वेदिका क्लास में आ गई, मैंने बोला ये मेरी प्रॉपर्टी मत आ, अगर वो क्लास में आ गई तो मुझे कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं कोर्ट में जाऊंगा केस, तब तक वो यहाँ पे घर भी बिठा डालेगी अपना खुद का, तो मैं उसको क्या कर सकता, प्रिवेंशन कर सकता हूँ। नेक्स्ट होता है री एंट्री ऑन लैंड। मेरी प्रॉपर्टी को ऊपर वेदिका ने ताला लगा के चली गई, तो मेरे पास राइट है ताला तोड़ के मैं वापस एंट्री पे आ सकता हूँ, मेरे लैंड पे आ सकता हूँ, वापस री एंट्री ऑफ लैंड, उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। कोई मेरे अगर प्रॉपर्टी लेके जाते, फॉर एग्जाम्पल बेंचेस थे, वेदिका लेके गई नीचे कंधे पे उठा के, तो उससे वापस बेंचेस यहाँ पे भी लाके सकता हो, दैट इज रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन का मतलब रिस्टोर करना वापस गुड्स। और लास्ट होता है अबेटमेंट ऑफ नॉइसेंस। नॉइसेंस का मतलब होता है उंगली करना किसी को जानबूझ के, इसके बारे में कुछ मतलब कुछ इंटेंशन ना हो बट स्टिल इसके बारे में कुछ गलत कहना, ऐसे टाइम पास उसे कहते हैं नॉइसेंस। त्याला मराठीमध्ये काहीतरी म्हणतात, म्हणजे नॉइसेंस का मतलब होता है क्या बोलते उसको, जानबूझ के नहीं है, क्या बोलते उसको यार, मराठी में बहुत अच्छे वर्ड उसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेड़ लगाया, पेड़ लगाया और जानबूझ के ऐसा पेड़ लगाया कि उसके जो कचरा ना सामने भी घर में गिरना चाहिए, जानबूझ के। लोग जानबूझ के ऐसे कहते हैं कि उसको परेशानी होनी चाहिए, उसका नॉइसेंस मतलब होता है। मराठी में उसको बहुत अच्छा है, मेरे को याद नहीं आ रहा मराठी में उसको बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ दुसऱ्याची खोड काढणे, शांत बसवत नाही, खोड काढायला आवडतात, दैट इज नॉइसेंस। तो आप ऐसे लोगों को बोल सकते हो, पेड़ काट सकते हो। अभी ध्यान दे दो, किसी ने पेड़ लगाया, उसका पेड़ मेरे घर के ऊपर आया, उसका पूरा कचरा में घर के ऊपर गया, तो आई हैव द राइट्स टू कट द पेड़, तो मैं कैसे, उसके में कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, दैट इज योर सेल्फ डिफेंस। लास्ट होता है डिस्ट्रेस डैमेज फिजेंट। डिस्ट्रेस का मतलब होता है आपकी खेती डिस्ट्रेस कर दी, डैमेज कर दी, और फिजेंट का मतलब होता है सीज करना। जो भी आपके यहाँ पे भैंस आती है, कैटल आती है, आपका पूरा खेत खा लेती है वो, तो आप उसको तब तक फिजेंट कर सकते हैं, तब तक आप सीज कर सकते हैं जब तक आपको डैमेजेस ना मिले। ऐसे बहुत बार होता है खेती में लोग क्या करते, छोड़ देते गाय भैंस को दूसरे की खेती में, और वो पूरा दूसरी खेती खा लेते,
तो ऐसे टाइम पे यू हैव द राइट्स तो उन कैटल को आप रख सकते हैं, फिजेंट कर सकते हो, सीज कर सकते हो, जब तक आपको डैमेजेस के पैसे ना मिले। उसे कहते हैं डिस्टेंस डैमेज फिजेंट। फिजेंट का मतलब होता है सीज करना कैटल को। तो ये आपके पास कौन से राइट्स है? एक्स्ट्रा जुडिशियल राइट्स है, जिसके आपको कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट से सिर्फ 3 मिलते हैं, इंजंक्शन, डैमेजेस एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। बाकी सबके छोड़ के क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है। ये याद रखना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है हमेशा। तो ये अपना डॉट का जितना बेसिक था खत्म हो गया। तो कल अपन इसके ऊपर से जो क्वेश्चन है नीचे दिए हुए गए, बहुत सारे डॉट के क्वेश्चन है मॉड्यूल के नीचे, वो सॉल्व करेंगे कल। एंड मे बी नेक्स्ट वीक आपके वापस एग्जाम होगी डॉट के ऊपर। आई प्रॉमिस यू कि जितने चैप्टर्स होंगे उतनी इमीडिएट टेस्ट होगी, बाद में मॉक टेस्ट इमीडिएट सब चैप्टर्स की, ठीक है। नेक्स्ट वीक में वापस आपके टेस्ट है, भूलना नहीं। कल आपकी है चीज जो मैं ब्रेक देता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन इधर सीए फाउंडेशन का लेक्चर में भी तो अपन उधर बैठते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं इको का, ठीक है। चलो तो बाकी लेक्चर सब उधर लेते हैं।